और जनाब लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेल साइकिल की। सेल साइकिल क्या है, माइटोसिस किसे कहते हैं और किस तरह से ये सेल डिवीजन का जो मैकेनिज्म है ये स्टार्ट होता है इनसाइड द बॉडीज ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलरली। ये सेल क्या है, किस तरह से ये डिवीजन होती है। तो फर्स्ट वी नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ जीन्स। तो जीन क्या है? अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर्ड होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जीन्स कहलाते हैं। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह के होते हैं। या तो ये फिजिकली अपीयर होते हैं ऑन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक इन द फॉर्म ऑफ हेयर कलर्स, इन द फॉर्म ऑफ आईज कलर्स, इन द फॉर्म ऑफ हाइट। इसी तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकली ना भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि ये इनसाइड द बॉडीज मौजूद तो है बट इट इज नॉट फिजिकली विजुअलाइज्ड। इसे आप देख नहीं सकते इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ सम डिसऑर्डर्स और डिजीजेस व्हाटसोएवर। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एंड these thread like structure are made up of nucleic acid and proteins which is found inside the living organic cells. इसके अंदर पाई क्या जाता है? इसके अंदर पाया जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसफर्ड बेसिकली फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। चार तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के हवाले से हम क्रोमोसोम्स को चार मुख्तलिफ टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं एंड दीज फोर डिफरेंट टाइप्स आर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम्स होते हैं विच हैव अनइक्वल आर्म्स, जिसके आर्म्स जो है वो इक्वल नहीं होते। सब मेटासेंट्रिक वो हैं जिनके क्रोमोसोम्स के इक्वल आर्म मौजूद हैं, सॉरी जिसके पास इक्वल आर्म्स होते हैं वो क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। सब मेटासेंट्रिक जिसके क्रोमोसोम्स की अनइक्वल आर्म्स होते हैं, एक आर्म की हाइट दूसरे आर्म की हाइट के मुकाबले में अनइक्वल होती है। यही अनइक्वल क्रोमोसोम्स के साइजेस जो है वो एक्रोसेंट्रिक में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ फर्क ये होता है कि क्रोमोसोम का यहाँ पे जो साइज है वो बहुत ज्यादा होता है एक आर्म का, और दूसरे आर्म का साइज बहुत छोटा होता है। जबकि टीलोसेंट्रिक वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल बेस लाइन पर मौजूद होता है, जो इस वक्त हम इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेटासेंट्रिक हमें दोनों आर्म्स यानी कि टी आर्म और क्यू आर्म दोनों इक्वल इन लेंथ नजर आ रहे हैं, सो दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक जिसके अंदर एक आर्म का साइज जो है वो छोटा है, दूसरा आर्म का साइज ज्यादा है, दिस इज सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जिसके अंदर अनइक्वल आर्म्स इस तरह से हैं कि एक का साइज बहुत कम और दूसरे का साइज बहुत ज्यादा है। जबकि टीलोसेंट्रिक में हमें सेंट्रोमियर एट द बेस लाइन जो है वो नजर आ रहा है। बी श्योर, मेक श्योर कि आपने ह्यूमन बीइंग के जब भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे वहां पर हमें टीलोसेंट्रिक जैसा क्रोमोसोम नहीं मिलता। यानी कि टीलोसेंट्रिक एक ऐसा क्रोमोसोम है जो ह्यूमन बॉडीज में नहीं पाया जाता। सो दीज आर द बेसिकली टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स। नाउ बात करते हैं क्रोमेटिड्स की। तो क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो रही होती है, ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिफाइड कॉपीज ऑफ थ्रेड attached with others. This type of arms which are present both sides as identical copies are called the chromatids or sister chromatids. तो sister chromatids क्या है? sister chromatids ये हैं कि जब genetically दो identical copies जो है thread like structures अगर मौजूद है, इसे हम कहते हैं कि ये chromatids। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल सीक्वेंस है वो चेंजेस का जो मुसलसल चेंजेस अपीयर हो रही होती हैं किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर। जो चेंजेस आ रही हैं लाइक द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड देन कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, और उसके बाद फिर रेप्लिकेशन करना, साइटोकाइनेसिस करना एंड देन कैरियोकाइनेसिस करना। तो ये तमाम स्टेप्स जो है वो सेल साइकिल कहलाते हैं। और एक ड्यूरेशन से लेकर
यानी एक साइकिल कंप्लीट हो और वही साइकिल जो है मजीद डिटेल में दोबारा से स्टार्ट हो जाए, इसे हम कहते हैं कि ये सेल जो है वो साइकिल के अंदर है। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन कहते हैं कि द सेल साइकिल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which involve the period of growth, replication of DNA followed by cell division। इससे मुराद ये है कि सेल साइकिल के अंदर जो ग्रोथ होना है, रेप्लिकेशन होना है और इसके बाद डीएनए की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल डिवीजन। नाउ व्हाई डू द सेल्स डिवाइड? सेल डिवाइड क्यों होते हैं? सेल दो रीजन की बुनियाद पर डिवाइड होते हैं, या तो डीएनए का लोड जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, या डीएनए ने जो सेल ने डिवाइड होना है वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, इस बिना पर सेल डिवाइड होता है। सेल रिप्रोडक्शन के जो तरीक़ेकार है वो हम तीन देखते हैं ऑन द टाइप ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर प्रोकैरियोटिक है तो वहां पे बाइनरी फ्यूजन मैकेनिज्म पाया जाता है। इसी तरह से अगर यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो यहाँ पे हमें दो मुख्तलिफ तरीके माइटोसिस और मियोसिस जो है वो नजर आते हैं। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन किस तरह से होती है? द फर्स्ट स्टेप द डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम्स अपने आप को सेपरेट करते हैं और दो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, और फिर जो है साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल से कंपैरिजन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, तो यहाँ पर कुछ मजीद स्टेप्स हैं, कुछ मजीद स्टेजेस और फेसेस हैं जो अपीयर होती हैं। वो स्टेजेस क्या है कि सेल का साइज जो है वो ग्रो हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन के साथ साथ ऑर्गेनिडीज भी डुप्लीकेट हो रहे हैं, लाइक गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स वगैरह। तो ये दो मेन स्टेप्स पे जो है ये कंसिस्ट करता है सेल डिवीजन का मैकेनिज्म। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, सो द फर्स्ट स्टेप इज द माइटोसिस व्हिच फर्दर इंक्लूड्स फोर स्टेप्स व्हिच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जबकि दूसरा और आखिरी स्टेप जो है वो है साइटोकाइनेसिस। याद रखिए कि जब कभी भी हम बात करेंगे सेल डिवीजन की, तो हमेशा जो बनने वाले सेल होंगे वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट्स के। Cell division, it has two phases: interphase, which is a period of non-division, and M phase, which is a period of the cell division। माइटोसिस फेज है और एक जो है वो इंटरफेज है। अगर हम ओवरऑल व्यू देखें सेल साइकिल का, सेल साइकिल हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। द फर्स्ट स्टेप इज द G1 फेज। G1 फेज कहलाता है और इस G1 फेज के अंदर सेल की ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद सेल एंटर होता है S फेज यानी स्टेशनरी फेज में, और स्टेशनरी फेज वो फेज है जिसमें डीएनए अपनी कॉपीज यानी कि रेप्लिका तैयार करता है। जैसे ही ये डीएनए अपनी कॉपी यानी कि रेप्लिका तैयार कर लेता है, इट एंटर्स अनदर स्टेप व्हिच इज द G2 फेज। यहाँ पे प्रिपरेशन की जाती है माइटोसिस की कि अब जो हमने डिवाइड करना है तमाम चीजें वो हमारे पास मौजूद है या नहीं है, ये सेल डिसाइड करेगा। और फिर सेल एंटर होगा माइटोटिक फेज में, जिसका पहला फेज है प्रोफेज, लीड्स टू मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। सेल साइकिल इंटरफेस, ये भी याद रखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन इज द इंटरफेस। वो फेज जो माइटोटिक सेल डिवीजन का सबसे बड़ा फेज है वो कौन सा है? तो दिस इज द इंटरफेस। इसी तरह से इंटरफेस जो है वो कंसिस्ट करता है थ्री फेसेस पर। तीन फेसेस हैं जिसके अंदर जो इंटरफेस में पाए जाते हैं, और वो तीन फेसेस हैं G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G1 फेस वो फेस होता है जिसके अंदर सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। S फेस मैंने अभी बताया क्रोमोसोम्स अपनी कॉपीज बनाते हैं, और G2 फेस के अंदर ऑर्गेनेलीज की डुप्लीकेशन के साथ साथ सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए तैयार करता है। लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगी? माइटोसिस से स्टार्ट होगी, जहां पर पहला काम न्यूक्लियर डिवीजन का होगा यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा, विच इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, जिसके बाद सेल की डिवीजन यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। The steps of mitosis ensure that each new cell has the exact same number of copies। ये बार बार मैंने बताई है बात कि जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं एग्जैक्ट नंबर कॉपीज की, तो इससे मुराद ये होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में मौजूद थे वही क्रोमोसोम की तादाद जो है वो ऑफ स्प्रिंग सेल के अंदर, डॉटर सेल के अंदर पाई जाती है। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, ये फोर स्टेप्स हैं जो कि माइटोसिस के अंदर पाए जाते हैं।
अब ये जो माइटोसिस है, इसको इस तरह से हम समझेंगे कि द फर्स्ट फेज इज द इंटरफेस, और इस इंटरफेस के अंदर हमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस्ड फॉर्म में नजर आ रहा होता है। इसके बाद सेल एंटर होता है प्रोफेज में। प्रोफेज वो फेज है जिसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल था, ये जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट फॉर्म के अंदर अपने पेयर्स बनाएगा, और पेयर बनाने के बाद जो है वो स्पिंडल फाइबर्स रिलीज होना शुरू होंगे और ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। अपोजिट पोल पे मूव करने से पहले जिस फेज में होता है, दैट फेज इज कॉल्ड एज मेटाफेज, और इसमें तमाम क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल लाइन पर मौजूद होते हैं। इक्वेटोरियल लाइन इमेजनरी लाइन है, वो लाइन है जिसे कहा जाता है जहां पर क्रोमोसोम्स आकर अटैच हो जाएंगे, दैट फेज इज कॉल्ड मेटाफेज। और इसके बाद ये क्रोमोसोम जो कि हमें पेयर फॉर्म में नजर आ रहे थे, इनकी कॉइलिंग अनकॉइलिंग होगी, ये पेयर जो है टूट जाएगा, और टूटने के बाद दोनों पेयर्स अपोजिटली यानी कि सिंगल पेयर के दोनों आर्म्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, जो कि एनाफेज कहलाता है। इट विल लीड टू द टीलोफेज, जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगी, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ कॉपीज या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखेगा जो उसके पेरेंट सेल के पास मौजूद थे। इट विल फर्दर लीड टू द साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यस, साइटोकाइनेसिस इज द पार्ट ऑफ माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। साइटोप्लाज्म की ही अगर डिवीजन नहीं होगी तो सेल के डिवीजन का मतलब ही कैसे हो सकता है। तो याद रखें, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या माइटोसिस का पार्ट है। तो बिल्कुल साइटोकाइनेसिस इज द पार्ट ऑफ माइटोसिस। कि अगर साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म ही डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब है कि सेल फोर्थ स्टेप पे आकर रुक गया। अगर सेल फोर्थ स्टेप पे आकर रुक जाएगा तो सेल डिवाइड नहीं हो सकता। सेल को डिवाइड होने के लिए लाजमी है कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो। सो साइटोकाइनेसिस जो है वो दोनों फेजेस के अंदर यानी माइटोसिस और मियोसिस दोनों में मौजूद होता है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोफेज। ये जो आपके पास एपिसोड्स लिखे हुए हैं, ये जो चेंजेस लिखी हुई हैं, ये आपने मेमोराइज करनी है कि प्रोफेज के अंदर क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, एनाफेज में और टीलोफेज में क्या होगा। तो प्रोफेज में सबसे पहला काम क्या होगा, क्रोमोसोम्स आर विजिबल। कि क्रोमोसोम जो है वो विजिबल यानी कि विजुअलाइज होना शुरू हो जाएंगे, नजर आने लगेंगे। इसके बाद सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स। इसी 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 प्रोफेज के अंदर जो सेंट्रियोल, जहां पे स्पॉटलाइट इस वक्त नजर आ रही है, ये सेंट्रियोल जो है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। एक इस वक्त जहां पर स्पॉटलाइट नजर आ रही है यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट एंड में आ जाएगा। दिस फॉर्मेशन, दिस माइग्रेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स ओनली टेक्स प्लेस इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है। क्लाउड फॉर्मेशन मींस कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये खत्म हो रही है, एंड स्पिंडल फाइबर्स यानी कि दो सेंट्रियोल्स के दरमियान जो है वो फाइबर्स इलोंगेट हो रहे हैं। सो दीज आर द फोर सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फेज व्हिच इज द प्रोफेज। आई रिपीट कि सबसे पहले क्रोमोसोम्स विजुअलाइज्ड होंगे, सेंट्रियोल्स माइग्रेट करेगा दूसरे पोल की तरफ। जब सेंट्रियोल्स माइग्रेट करेगा पोल्स की तरफ तो ये रिलीज करेगा स्पिंडल फाइबर्स। और चौथी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होती है प्रोफेज के अंदर। जैसे ही प्रोफेज खत्म होता है तो प्रो मेटाफेज आता है। प्रो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर, जो इक्वेटर लगा हुआ नजर आ रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अरेंज कर लेते हैं, यानी कि एक सीरीज में एक सीक्वेंस के अंदर आ जाते हैं। सो क्रोमोसोम्स लाइन अप टू द इक्वेटर ऑफ द सेल, और साथ ही साथ स्पिंडल्स जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो गए। तो हमने लास्ट स्टेज में देखा था कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होना शुरू हुई थी सेंट्रियोल से। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के जहां पे क्रोमोसोम्स अटैच होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर पे आकर अटैच हो गए। अब करना क्या है, करना ये होगा कि ये जो कॉइल बना हुआ था या जो पेयर फॉर्म थी क्रोमोसोम की, इसे अनकॉइल करके दोनों मुख्तलिफ पोल्स की तरफ मूव करवाएंगे। ये करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स जो है वो जरूरी थे। इसी तरह से एनाफेज, इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। एनाफेज, एना का वर्ड ही पोल से निकला हुआ है। इसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे वो अलग होंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो विल मूव टू द अपोजिट पोल्स। ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। फाइनली टीलोफेज, और इस टीलोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो चुके हैं, साथ ही साथ न्यू क्रोमेटिन मटेरियल बना है। न्यू क्रोमेटिन मटेरियल बनने से मुराद ये है कि जितनी कॉपीज पेरेंट सेल के पास थी, बिलफर 4 क्रोमोसोम थे तो इसके पास भी 4 क्रोमोसोम होंगे एक सेल में। अगर वहां पर 8 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ भी 8 क्रोमोसोम्स। जैसे इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, तो अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं
तो यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से डिवाइड होके ऑफस्प्रिंग सेल या डॉटर सेल में अपीयर होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रोफेज में डिवाइड होना शुरू हुई थी, ये टीलोफेज के अंदर दोबारा से रीफॉर्म होना शुरू हो गई है। स्पिंडल फाइबर जो बना था दो सेंट्रियोल्स के दरमियान में, इन सेंट्रियोल्स के दरमियान में ये स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होना शुरू हो गया है एंड फर्दर इट विल लीड टू द फाइनल फुल एंड फाइनल स्टेज व्हिच इज द साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो खत्म होते ही जैसे ही माइटोसिस के तमाम फेजेस खत्म हुए, मतलब प्रोफेज खत्म हुआ, मेटाफेज स्टार्ट हुआ, मेटाफेज खत्म हुआ तो एनाफेज, एनाफेज खत्म होता है तो टीलोफेज, और टीलोफेज यानी कि माइटोसिस के चारों फेजेस खत्म हो गए, माइटोसिस खत्म हो गई, तो अब जो है ये साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट होगी। तो व्हाट इज द साइटोकाइनेसिस? इट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा जिसके जरिए दो न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे, ऑर्गेनेलीज डिवाइड हो जाएंगे। ऑर्गेनेलीज से मुराद ये है कि गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम चीजें डिवाइड होंगी। और डॉटर सेल्स जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सिमिलरिटीज रखते हैं, जो पेरेंट सेल थे वही ऑफस्प्रिंग सेल हमें नजर आएगा। दिस इज हाउ द एनिमेशन ऑफ द माइटोसिस। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई, क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल यानी कि मेटाफेज में आ गए हैं, एनाफेज यानी अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे एंड इट विल लीड टू द टीलोफेज जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो गए हैं, दो मुख्तलिफ सेल जो है बनाएंगे एंड फॉर एंड फाइनल स्टेज वाज द साइटोकाइनेसिस। इसी तरह से अगर हम रिपीट इसे कुछ एनिमेशंस के जरिए देखें तो कुछ इस तरह से नजर आएगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इस वक्त ये कॉइल कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर पाए जा रहे थे। ये क्रोमोसोम्स हमेशा कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, कंडेंस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जब सेल डिवीजन का मैकेनिज्म स्टार्ट होना होता है उस वक्त आकर ये सेल जो है वो क्रोमोसोम जो है वो कॉइल बनाता है, पेयर बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और जैसे ही ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होने लगते हैं यानी कि विजुअलाइज्ड होने लगते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर का साइन ही ये होता है कि सेल जो है वो डिवीजन के लिए तैयार हो चुका है। और कुछ इस तरह से जो स्क्रीन में नजर आ रहा है, जो क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करके जो है वो टीलोफेज के अंदर एंटर होंगे एंड दिस इज हाउ यहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म हुआ की डिवीजन हुई और ये अलहदा सेल से दो मुख्तलिफ सेल जो है ये फॉर्म हुए। सी अर्चिन का एग्जाम्पल हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काफी विजुअल नजर आती है कि जब हम इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख रहे होते हैं, तो ये मुख्तलिफ सेल्स जो है वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और ये इनका साइज भी अगर आप देखें दूसरी तरफ लिखा हुआ है फर्टिलाइज्ड स्टैक इज अबाउट 100 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। इतना छोटा सा साइज होता है विच इज अबाउट द सेम साइज एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स। ये बेसिकली आपको दिखाया जा रहा है कि ये दो सेल थे, ये दो सेल से मजीद जो है वो चार सेल बने हैं। इसी तरह से चार सेल से मजीद जो है वो 8 सेल्स जो है वो बनते हैं। दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लीवेज ऑफ द ब्लास्टोला। ये ब्लास्टोला की एज जो है ये क्लीवेज ब्रेक डाउन हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर डिसअपियर होगी एंड सेम लाइक ऑल दोस स्टेजेस व्हिच आई हैव टॉक्ड अर्लियर एंड फ्यू स्लाइड्स। तो ये तमाम स्टेजेस वही हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो ये बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हुई है। स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होने के बाद ये दोनों को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने का मतलब ये होता है कि सेल डिवीजन को जो मैकेनिज्म है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। अगर स्टेप बाय स्टेप हम इसे पिक्चराइज देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा कि जेनेटिक मटेरियल कंडेंस फॉर्म में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल जो है वो नजर आता है। दो मेम्ब्रेन इसलिए दिखाई गई हैं, दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन द रेडिश फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है और इनसाइड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद है। जेनेटिक मटेरियल के मौजूद होने के बाद जब हम दूसरा स्टेज देखते हैं, दैट सेकंड स्टेज जो है वो कहलाता है इंटरफेस। और इस इंटरफेस में ये यहाँ पे भी चेंजेस जो है वो पाई जाएंगी। अब ये चेंजेस क्या होंगी कि जो सेंट्रियोल्स थे ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। दिस इज अ मेटाप्रोफेज जिसमें सेंट्रियोल सेपरेट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और जैसे ही पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, क्रोमोसोम जो है वो विजुअल हमें नजर आएगा और चौथी बात स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्म होगा। प्रोमेटाफेज वो फेज होता है जो मेटाफेज से पहले की कंडीशन है, प्रोफेज के बाद है। प्रोमेटाफेज में ये होगा कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बन चुके हैं, सेंट्रियोल्स जो है अपनी लोकेशंस पर आ गए हैं
अब क्रोमोसोम ने क्या करना है, क्रोमोसोम इस सीक्वेंस पे यानी इक्वेटोरियल प्लेन पर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मेटाफेज, जो कि हमें सेल के अंदर कुछ इस तरह से नजर आती है, जहां पर इस वक्त मैं स्पॉटलाइट अपीयर कर रहा हूँ। इट विल लीड टू द एनाफेज, और इस एनाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स अगर तुम देखो तो ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, यानी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये मुख्तलिफ जानिब जो है वो बढ़ना शुरू होगा। और फाइनली टीलोफेज, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर होगी। स्पिंडल फाइबर जो हमें लास्ट स्टेज यानी एनाफेज तक नजर आ रहे थे वो खत्म हो चुके हैं, और फिर इट विल लीड टू फर्दर साइटोकाइनेसिस। दिस इज हाउ the ultrazoom structure of prophase, anaphase, metaphase और anaphase। सबसे पहले इंटरफेस को मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कंडेंस्ड फॉर्म है, सेंट्रोसोम जो है वो सेंट्रियोल्स के पेयर के साथ मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमेटिन मौजूद है, न्यूक्लियोलस मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होगा क्या, क्रोमोसोम्स जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को लेकर अलहदा हो जाएंगे, साथ ही यहाँ पे जो सेंट्रियोल है ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म करेगा। दिस फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज कॉल्ड एज अर्ली माइटोटिक स्पिंडल्स, और ये जहां पर आपको इस वक्त सेंट्रियोल नजर आ रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एस्टर। एस्टर के बनने के बाद क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज के अंदर एंटर होंगे, यानी कि प्रो मेटाफेज, और अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर इस वक्त लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंडीशन में दिस स्टेज इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर, जहां पे दो क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं सेंट्रोमियर से अटैच होकर। फर्दरमोर मेटाफेज, जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर लाकर अरेंज कर चुके हैं, इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, और मेटाफेज प्लेट भी हम इसे कहते हैं। एनाफेज, जिसमें ये क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड फाइनली टीलोफेज, जिसमें न्यूक्लियर प्लाज्म या न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। So this is how the structure of division of the cell division, mechanism of cell division looks like on the structure of if you visualize them on ultra power microscopes। तो ये इंटरफेस है जिसके अंदर हमें इस वक्त नजर आ रहा है कि सेल जो है वो इस वक्त कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल इसके पास मौजूद है। यहीं पर हमें कुछ यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली द सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल जो है ये मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, अपोजिट लोकेशंस के ऊपर मूव करेंगे, जिसे हम प्रो मेटाफेज में देख रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपनी कॉइलिंग जो है वो अनकॉइल कर लिया है। मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन हमें नजर आ रहा है, जो इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, कि ये इक्वेटोरियल प्लेन पे क्रोमोसोम्स आकर अरेंज होंगे। एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो दो मुख्तलिफ जानिब मूव करेंगे, एंड फाइनली द टीलोफेज, जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ये वो पिक्चर है जो आपने इसको याद करने के लिए अपने प्रैक्टिस करनी है। इसके ज़रिए आपको जो माइटोसिस का फिनोमेना है वो बआसानी याद हो सकता है कि किस तरह से कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो नज़र आ रहा है हमें। इंटरफेस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप जो है वो मौजूद है। प्रोफेस के अंदर क्या होता है कि ये जो कंडेंस्ड फॉर्म जेनेटिक मटेरियल था ये पेयरिंग फॉर्म के अंदर कॉइल कर लेगा अपने आप को, अनकॉइल कर लेगा अपने आप को, और इसके बाद जो है वो स्टेज अपीयर होगी विच इज कॉल्ड प्रो मेटाफेज। मेटाफेज और एनाफेज। प्रो मेटाफेज इसके अंदर क्रोमोसोम्स के पास सेंट्रोमियर अटैच थे, मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स अपने पेयरिंग को खोलता है, और एनाफेज जब वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा, एंड फाइनली टीलोफेज जिसके अंदर जो है सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है, एंड फर्दर इट विल लीड टू द साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल जो है अब वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है न्यूक्लियस उसका, अब उसने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। सिग्निफिकेंसेस क्या है, माइटोसिस की अहमियत क्या है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके जरिए क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद मिल रही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बात की है कि इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म मुसलसल ग्रोथ का फिनोमेना हो रहा है। हार्ट के सेल्स जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, लिवर, लंग सेल, कार्डियक सेल्स, किडनी के सेल्स, इसी तरह से आरबीसीज के अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो उसका लाइफ स्पैन 120 डेज है, तो इसके अंदर मुसलसल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मैकेनिज्म्स हो रहे हैं। तो माइटोसिस ही है जो इसकी एग्जैक्टली कॉपीज तैयार करता है। इसी तरह से जितने भी टाइप्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो तमाम की तमाम टाइप्स भी सब माइटोसिस की वजह से पॉसिबल हैं। फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स, जैसे ब्लड सेल्स की मैंने अभी बात की, ये भी माइटोसिस की वजह से बन रहा है। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, कोई वुंड लग जाता है, ये वेयरिंग और टेयरिंग का जो फिनोमेना हो रहा है ये हमारी बॉडी के अंदर मुसलसल, दिस इज ऑल अबाउट कैरीड आउट बाय द माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड कि कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल।
कंट्रोल बहुत जरूरी है। सेल साइकिल अगर स्टार्ट हो चुकी है या सेल साइकिल स्टार्ट हो रही है या साइकिल के अंदर कुछ स्टेजेस हैं जो नहीं होने चाहिए थे, अगर ये तमाम सिचुएशंस हो जाती हैं तो सेल किस तरह से कंट्रोल करेगा। याद रखिएगा कि अगर एबनॉर्मल नंबर ऑफ सेल डिवीजन होती, मसलन ये कि आपकी बॉडी में एक सेल 2 मिनट के अंदर 4 सेल बनाता है, मतलब आपकी बॉडी में 2 मिनट के अंदर एक सेल चार हिस्सों में डिवाइड हो सकता है या 4 डॉटर सेल्स बनाता है। तो एबनॉर्मल डिवीजन के अंदर वहां पे 4 की डिवीजन नहीं होगी, वहां पे 40 सेल बन जाएंगे। अब इस एबनॉर्मल सेल डिवीजन को रोकना है, जो कि माइटोसिस किस तरह से करता है। सबसे पहले G1 फेज, G1 चेक पॉइंट है। ये चेक पॉइंट इसलिए है कि डिसाइड्स वेदर और नॉट द सेल विल डाई। ये डिसाइड करेगा कि अगर हम सेल साइकिल के अंदर इंटर हो गए तो ये जो सेल डिवाइड होने जा रहा था ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके पास जो मटेरियल इसे चाहिए, जो एनर्जी इसे चाहिए, जो न्यूक्लियस के पास एटीपी के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए इन तमाम मैकेनिज्म्स को करने के लिए कि क्रोमेटिड मटेरियल को अलहदा करे, फिर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करे, उसके बाद ये सेंट्रियोल को मूव करवाए। क्या इन तमाम चीजों के लिए एनर्जी सेल के पास मौजूद है या नहीं? अगर सेल के पास ये एनर्जी मौजूद नहीं है या किसी और चीज की न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो G1 फेज माइटोसिस को शुरू नहीं होने देता। तो G1 चेक पॉइंट जैसे ही अलाउ करता है कि हाँ भाई इस सेल के पास तमाम एनर्जीज और न्यूट्रिएंट्स रॉ मटेरियल्स है कि ये आगे जाके सेल डिवाइड हो सकता है, तो ये अपने आप को सेल जो है वो एंटर करता है स्टेशनरी फेज में। ये एक और चेक पॉइंट है। इस चेक पॉइंट पर आकर सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स यानी कि एस चेक पॉइंट ये डिटरमाइन करता है कि डीएनए हैज बीन प्रॉपर्ली रेप्लिकेटेड, क्या डीएनए की रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए ने अपनी कॉपीज बनाई है या नहीं। तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि माइटोसिस का जो पहला फेज है इंटरफेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज ने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास तमाम चीजें मौजूद हैं। S फेज ये डिसाइड करेगा कि आया हमारे पास इस सेल को डिवाइड करने के लिए जो डीएनए की रेप्लिकेशन करनी थी वो हो भी चुकी है या नहीं। अगर डीएनए हमने अपनी कॉपीज नहीं बनाई या ज्यादा बना दी या कम बना दी तो ये सेल के डिवीजन को ये चेक पॉइंट रोक देगा। और फिर माइटोटिक सेल डिवीजन यानी कि माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट, जहां पर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हो रही थी, इंश्योर करेगा कि क्रोमोसोम्स आर लाइंड एट माइटोटिक प्लेस, कि क्या क्रोमोसोम्स माइटोटिक प्लेट पर यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अरेंज हुए या नहीं। ये चीजें डिसीजन लेने के ये क्रोमोसोम्स की इंश्योरिटी होगी कि क्रोमोसोम्स अगर इक्वेटोरियल प्लेन पर मौजूद हैं तो मजीद जो है वो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म कंटिन्यू होगा, अदरवाइज सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगा। तो ये चेक पॉइंट्स है। सबसे पहला चेक पॉइंट मैंने बात की G1 फेज है। G1 फेज ये देख रहा है कि क्या सेल के पास वेदर द सेल इज बिग इनफ एंड हैज मेड प्रॉपर प्रोटीन फॉर द सिंथेसिस प्रोसेस। मैंने बताया कि इसके पास प्रोटीन है, इसके पास तमाम वो चीजें हैं जो एटीपी के मॉलिक्यूल होने चाहिए जो इसको जरूरत पड़ेगी आगे जाकर सेल को डिवाइड करने के लिए। उसके बाद डीएनए सिंथेसिस का चेक पॉइंट यानी कि स्टेशनरी फेज, जहां पर आकर ये देखा जाएगा कि डीएनए प्रॉपर रेप्लिकेट हुआ, अपनी कॉपीज बनाई या नहीं। इफ सो द सेल कंटिन्यूज टू माइटोसिस, अगर ऐसा है डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है तो सेल को अलाउ किया जाएगा कि वो आगे जाए, अदरवाइज उसे यहाँ रोक दिया जाएगा। और तीसरा माइटोसिस चेक पॉइंट जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्म में नजर आता है इक्वेटोरियल प्लेन पर, कि अकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज एंड चेक्स वेदर द माइटोसिस इज कंप्लीट और नॉट। इफ सो द सेल्स डिवाइड एंड साइकिल रिपीट्स। कैंसर सेल्स क्या होते हैं या हमें मालूम होना चाहिए कि कैंसर है क्या बेसिकली। तो रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जिसमें सेल डिवीजन को हम रोक नहीं सकते। मैंने बार बार बता रहा हूं कि अगर सेल डिवीजन एक मर्तबा स्टार्ट हो गई कि किसी एक चेक पॉइंट ने ये गलती की, G1 ने
गलती की ये आइडेंटिफाई करने में कि इसके पास प्रोटीन मुकम्मल था या नहीं, स्टेशनरी फेज ये देखने में नाकाम रहा, या माइटोटिक सेल डिवीजन में कहीं पे भी कोई भी फ्लॉ आ गया, कोई भी एरर आ गया, तो सेल इस वक्त अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के हिस्से में चला जाएगा। और जहां एक के बदले जो इस वक्त तुम्हें नजर आ रहा है कि एक सेल जो है वो 2 बना रहा था, 2 से 4 सेल बना रहे थे, यहाँ पे सेल डैमेज हो गया। और डैमेज होने के बाद इसकी सेल की ससाइज करना था, एपोप्टोसिस करना था, इसको यानी को किल करना था, लेकिन हमने वो किलिंग का मैकेनिज्म नहीं किया। अगर हम इस सेल को किल नहीं कर सके, तो ये जो सेल है ये आगे जाके मजीद डेंजर सेल्स जो है बनाएगा। जैसे फर्स्ट म्यूटेशन पहली कॉपी इसकी इस तरह से थी, ये दूसरी म्यूटेशन दूसरी कॉपीज बनाएगा, तीसरी कॉपीज, और फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी। और ऐसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी जो कि नाम से ही समझ में आएगा अनकंट्रोल, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कैंसर सेल्स रिप्रोड्यूस मोर रैपिडली देन नॉर्मल सेल्स, बहुत तेजी से ये नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में रिप्रोडक्शन का करते हैं। एंड अगर ये मासेस बना लेते हैं, इफ कैंसर सेल इज फाउंड ऑन अ स्पेसिफिक रीजन, तो इसे ट्यूमर कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर इसलिए कहा जाता है कि वहां पे मासेस की फॉर्मेशन हो गई। अब वो कैंसर का सेल मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे मास बना के रुक गया है, तो उसे हम ट्यूमर कहते हैं। लेकिन अगर ये मूव कर रहा है, तो हम इसे जो है वो थोड़ी सी कैटेगरी बनाते हैं, बिनाइन ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर। दो तरह की कैटेगरीज बहरहाल हम बनाते हैं। So this is all about for today's lecture. Wish you all the very best of luck. Thank you so much.